नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकित शर्मा, पटेल हॉस्पिटल में ब्रेन और स्पाइन सर्जन, आज आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। क्या आप जानते हैं कि हर 5वें और 10वें आदमी भारत में प्रति लाख कौन सी बीमारी से ग्रस्त है? क्या आप जानते हैं कि बच्चों में सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सा है? क्या आप जानते हैं कि हर साल 10th लीडिंग कॉज ऑफ डेथ यानी कि मरने का 10th मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? तो इस सब का आंसर है ब्रेन ट्यूमर। जी हाँ, आज मैं आपको 8 जून यानी कि वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे के अवसर पर ब्रेन ट्यूमर से रिलेटेड कुछ जानकारी देना चाहूँगा। ब्रेन ट्यूमर क्या होता है? ब्रेन ट्यूमर ब्रेन या उससे रिलेटेड टिश्यूज़ का अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, उसकी वजह से आने वाला ट्यूमर इसको कहते हैं, जो कि एक बहुत ही तंग जगह यानी कि हमारा जो स्कल, हमारी खोपड़ी, उसके अंदर उगता है और उगने की वजह से जो ये नॉर्मल टिश्यू यानी नॉर्मल ब्रेन, वहाँ की नसें या पानी के रास्ते को दबाव करने के कारण सिम्टम्स लाता है। ब्रेन ट्यूमर्स हम लोग अगर लेते हैं तो किस तरह के रहते हैं? मोटे मोटे तौर पर ब्रेन ट्यूमर्स या तो प्राइमरी, जो कि ब्रेन के अंदर ही पैदा होते हैं, या फिर सेकेंडरी, जो कि बाहर से आते हैं। बाहर से आने वाले शरीर के कैंसर्स की वजह से होते हैं। दूसरे में जो प्राइमरी ट्यूमर्स होते हैं उसमें भी 2 कैटेगरीज मोटी मोटी आती हैं, जिसमें बेनाइन या मैलिग्नेंट कह सकते हैं। बेनाइन वो ट्यूमर होते हैं जो कि थोड़ी ग्रोथ होती है और अपनी जगह पे रहते हैं, लेकिन उनका ट्रीटमेंट अच्छा होता है और वो पूरी तरीके से निकाले जा सकते हैं। कुछ ट्यूमर्स जो कि काफ़ी एग्रेसिव होते हैं और उनकी ग्रोथ काफ़ी अनकंट्रोल्ड होती है और वो अपनी जगह से दूर फैल सकते हैं, उन्हें हम मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। ये समझने की बात है कि ब्रेन के मैलिग्नेंट ट्यूमर ब्रेन से बाहर ज़्यादा तौर पे नहीं जाते, वो उसके अंदर ही रहते हैं। WHO की क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो ब्रेन के काफ़ी सारे ट्यूमर बताए गए हैं। अगर टोटल ब्रेन के ट्यूमर्स अगर हम लें तो 150 वैरायटी से भी ज़्यादा है। मैं उनके बारे में तो आपको सब के बारे में नहीं बता सकता, लेकिन कुछ मेन ट्यूमर्स के बारे में आज थोड़ी थोड़ी जानकारी दूंगा। ब्रेन ट्यूमर्स में सबसे कॉमन ट्यूमर्स में से एक ग्लायोमास रहते हैं। ग्लायोमास न्यूरोग्लायल सेल से आते हैं। ये ब्रेन के प्रोटेक्टिव सेल्स रहते हैं। ये ट्यूमर्स अलग अलग ग्रेडिंग से होते हैं। ब्रेन में ट्यूमर्स की स्टेजिंग नहीं होती, ग्रेडिंग होती है। जो बॉडी में मेन ट्यूमर्स रहते हैं उनकी हम स्टेजिंग करते हैं, यानी कि ट्यूमर का साइज़ कितना है, वो किस लिम्फ नोड्स को इन्वॉल्व कर रहा है या अपनी जगह से कितना दूर गया है, मेटास्टाइज हुआ है। लेकिन ब्रेन के ट्यूमर क्योंकि वहीं पे रहते हैं और लोकल इन्वॉल्वमेंट होती है, इसलिए हम उन्हें सिर्फ स्टेजिंग की जगह ग्रेडिंग करते हैं और ग्रेडिंग एग्रेसिवनेस बताती है, यानी कि ग्रेड 1 ट्यूमर लेस एग्रेसिव ट्यूमर रहता है और ट्रीटमेंट आउटकम बहुत अच्छे रहते हैं, और ग्रेड 4 यानी कि काफ़ी ख़राब ट्यूमर और आउटकम अच्छा ना रहे। तो सबसे पहले जो हम ग्लायोमास की बात कर रहे थे, उनमें से ज़्यादातर मोस्ट कॉमन GBMs यानी कि ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मे होता है। टोटल अगर हम लें तो ग्लायोमास ब्रेन ट्यूमर्स का 30% ऑक्यूपाई करते हैं, और GBM जो कि उनमें से सबसे ज़्यादा मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है वो 80% ऑक्यूपाई करता है। ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मे यूजुअली 5वें से 6वें दशक में आता है, और कभी कभी ये कन्वर्ट होके 4थे से 5वें दशक में, अगर पहले से किसी को लो ग्रेड ग्लायोमा हो तो ये 4थे से 5वें दशक में हाई ग्रेड बन जाता है। ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है और ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मे यूजुअली इसका प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं रहता। अगर हम और ट्यूमर्स की बात करें तो मेडुलोब्लास्टोमा बच्चों में सबसे सेकेंड मोस्ट कॉमन ट्यूमर रहता है, और ये ब्रेन के पीछे वाले हिस्से यानी कि 4th वेंट्रिकल और सेरिबेलम के वहाँ पे आता है। इससे बच्चों को जो उनका पानी का रास्ता होता है दिमाग में वो बंद हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें उल्टी, नज़र की कमज़ोरी और चलने में इम्बैलेंस का सामना करना पड़ता है। मेनिंजियोमास एक और तरह के ट्यूमर होते हैं
जो कि बिनाइन ट्यूमर्स में आते हैं। 90% ऑफ मेनिंजियोमास बिनाइन होते हैं, बाकी 10% एग्रेसिव हो सकते हैं। ये 65 ईयर्स के आसपास यानी कि 65 साल के आसपास फीमेल्स में ज़्यादा आते हैं। यूजुअली ये बहुत स्लो ग्रोइंग ट्यूमर्स रहते हैं और इनकी ग्रोथ काफ़ी धीरे धीरे होती है, इसलिए पकड़ देर से आते हैं। इनकी सर्जरी आमतौर पे काफ़ी सेफ होती है और ये इनका रिकरेंस रेट काफ़ी कम होता है। अगर हम एक और ट्यूमर की बात करें तो इसे हम वेस्टिबुलर श्वानोमा कहते हैं। ब्रेन यानी कि मस्तिष्क में 12 मेन क्रेनियल नर्व्स होती हैं और हर साइड की 2 होती हैं, यानी राइट की एक, लेफ्ट की एक। इसमें से 8वें नंबर की जो क्रेनियल नर्व होती है, जो बैलेंसिंग और सुनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उसमें से उगने वाला ट्यूमर ये वेस्टिबुलर श्वानोमा होता है। ये हमारे छोटे दिमाग और हड्डी के बीच में उगता है। इसे हम सेरेब्रोपोंटाइन एंगल कहते हैं और इस वहाँ पे दबाव की वजह से आपको सुनने की शक्ति जा सकती है और आपको बैलेंस करने में तकलीफ़ आ सकती है। ये पानी का रास्ता भी रोक सकता है अगर ये 3 या 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाए। एक और ब्रेन ट्यूमर जो रहता है वो पिट्यूटरी एडिनोमा। ये तीसरे और चौथे दशक में काफ़ी कॉमनली आता है और ये लेडीज़ में ज़्यादा रहता है और इस ट्यूमर की वजह से हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। क्योंकि ये ट्यूमर ब्रेन के अगले वाले हिस्से में होता है, ये आँखों के ऊपर दबाव डाल सकता है, आँखों की नसों के ऊपर, जिसकी वजह से इसके साथ आँखों में धुंधलापन यानी कि साफ ना नज़र आए और ऑल्सो दूर का यानी कि आपका जो पेरिफेरल विजन है वो भी जाने लगता है। इसको डायग्नोस करना जल्दी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आँखों में एक बारी रोशनी कम हो जाए तो फिर उसका वापस आना बड़ा मुश्किल रहता है। जैसे कि हमने पहले भी बात करी थी, मेटास्टैटिक ब्रेन ट्यूमर्स जो कि बॉडी के यानी हमारे शरीर के दूसरे हिस्सों से आके ब्रेन में आ जाते हैं, ये 9% से 17% के ट्यूमर्स रहते हैं सारे ब्रेन ट्यूमर्स में से। और ये ट्यूमर्स यूजुअली लंग कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर या फिर रीनल कैंसर या मेलानोमा, इन जगहों से ब्रेन में आ जाते हैं। ये अकेले भी हो सकते हैं और ब्रेन में मल्टीपल भी हो सकते हैं। ये काफ़ी ख़तरनाक ट्यूमर थे और पहले इनका प्रोग्नोसिस काफ़ी ख़राब होता था, लेकिन जैसे कि हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ी है और डायग्नोसिस करने में हमारी क्षमता अच्छी हुई है, तो अब हम ये ट्यूमर्स जल्दी पकड़ सकते हैं और इनका ट्रीटमेंट भी अच्छा हो गया। तो ये तो कुछ ब्रेन ट्यूमर्स जो थे हम आपको बताए। इसके साथ कुछ सिस्टिक ट्यूमर्स भी रहते हैं जिनको आप एग्जैक्टली ट्यूमर्स नहीं कह सकते, लेकिन वो भी डेवलपमेंट के दौरान ट्यूमर जैसा ही काम करते हैं और ब्रेन में स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन्स यानी कि जगह रोकने वाले या जगह से अपना दबाव डालने वाले लीजन्स बन जाते हैं, जिनमें कोलॉइड सिस्ट, रैथके सिस्ट और अरेक्नॉइड सिस्ट आते हैं। तो हम इन्हें भी ब्रेन ट्यूमर्स में मानते हैं। ये सारे के सारे अलग अलग ब्रेन ट्यूमर्स के टाइप्स हैं। सिम्टम्स यानी कि ब्रेन ट्यूमर्स के लक्षण। सो ब्रेन ट्यूमर्स के लक्षण क्या रहते हैं? ब्रेन ट्यूमर में सबसे कॉमन लक्षण हेडेक यानी कि सर का दर्द होता है। 54% जो ब्रेन ट्यूमर्स के मरीज़ होते हैं उन्हें हेडेक का सामना करना पड़ता है। तकरीबन ये हेडेक सुबह यानी कि 4 बजे 5 बजे नींद से उठा देती है और उसके साथ आपका मन कच्चा होना या उल्टी आने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। ये हेडेक होती क्यों है? ये हेडेक यानी कि अगर ट्यूमर ब्रेन में ऐसे स्ट्रक्चर्स को दबा रहा है जो पेन सेंसिटिव हो, यानी कि ड्यूरा जो ब्रेन की बाहर की कवरिंग होती है, या फिर ब्लड वेसल्स या पेरियोस्टियम, तो उसकी वजह से ये पेन यानी हेडेक होता है। या फिर अगर ब्रेन का पानी का रास्ता रुक जाए और ब्रेन में प्रेशर काफ़ी बढ़ जाए, जिसे हम रेज्ड इंट्राक्रैनियल टेंशन कहते हैं, तो उसकी वजह से होता है। ट्यूमर की वजह से सूजन भी बढ़ सकती है ब्रेन में, जिसकी वजह से भी हेडेक हो सकती है। इसके साथ जो बाकी सिम्टम्स है वो जनरली डिपेंड करता है कि ब्रेन ट्यूमर कहाँ उत्पन्न हो रहा है, आगे, बीच में या पीछे। अगर ट्यूमर आगे यानी कि नज़रों के सामने या नज़र वाली जो आपकी नस होती है उस पर दबाव की वजह से
ट्यूमर सिम्टम जो करेगा वो बेसिकली आपकी आंखों में रोशनी कम होना या फील्ड कट्स, यानी आपको कुछ पार्ट आपका विजन दिखेगा और बाहर का नहीं दिखेगा, वैसे सिम्टम्स करता है। अगर ये ट्यूमर फ्रंटल लोब या टेम्पोरल लोब में हो तो सीजर्स यानी कि मिर्गी के दौरे आना बहुत कॉमन सिम्टम रहता है, जिसमें आदमी पहले एक तरफ गर्दन करके उसके बाद उनको कंपन होता है। इस दौरान मलमूत्र भी निकल सकता है। इसे हम जनरल टॉनिक क्लोनिक सीजर्स कहते हैं। बट सब लोगों को जनरल टॉनिक क्लोनिक सीजर्स नहीं होते। कुछ लोगों को अलग अलग तरह के सीजर्स भी होते हैं, जिसमें सडनली याददाश्त चले जाना या फिर कुछ आवाज़ें सुनाई देना या कुछ चीज़ें दिखाई देना, ऐसा भी हो सकता है। अगर ट्यूमर आपके ऑक्सीपिटल लोब यानी पीछे ऊपर हो तो फिर आपको नज़र में फिर प्रॉब्लम आती है और आपको जो दिख रहा है उसमें फील्ड कट्स आ सकते हैं। अगर छोटे दिमाग या पीछे ट्यूमर आ जाए, जैसे बच्चों में ज़्यादातर आता है, तो फिर आपको क्रेनियल नर्व इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती है, यानी कि आपकी नसों में प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, यानी कि निगलने में तकलीफ़ आ सकती है, बोलने की शक्ति जा सकती है और आपको दूसरी प्रॉब्लम्स आ सकती है, जैसे बैलेंस होने में इशू आ सकता है, चलने में बैलेंस में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये जो लक्षण हैं ब्रेन ट्यूमर के कॉमन या आम तौर पे आते हैं। कुछ विशेष लक्षण तब आते हैं जब नसें या कुछ स्पेशल एरिया में ट्यूमर आ रहा हो, जैसे कि अगर पिट्यूटरी एडिनोमा आए तो आपको हार्मोनल डिसफंक्शन हो सकता है। आपके हार्मोन्स बढ़ने की वजह से आपकी माहवारी यानी मंथली साइकिल रुक सकते हैं, या फिर आपको बॉडी में कॉर्टिसोल की मात्रा ज़्यादा हो सकती है, जिसकी वजह से कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है, हार्मोन बढ़ने की वजह से होता है। या अगर किसी नस का दबाव हो गया तो वो नस ठीक से काम नहीं करती। अगर सुनने वाली नस में दबाव आ जाता है तो फिर वेस्टिबुलर शाउनोमा की वजह से आपकी सुनने की शक्ति चली जाती है। तो ब्रेन ट्यूमर में जो लक्षण आते हैं वो बेसिकली जनरली ट्यूमर जहाँ पे होता है उसकी वजह से, और दूसरा जो मेन कॉमन लक्षण रहते हैं जैसे सीजर, याददाश्त का चले जाना और कन्फ्यूजन, ये सब लक्षण आ सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ब्रेन ट्यूमर हमारी बॉडी में कंट्रोल, हमारे जो शरीर का कंट्रोल है यानी बाजू और पैर का कंट्रोल, उसको भी ख़राब कर सकते हैं। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि हमारा ब्रेन उल्टा काम करता है, यानी कि लेफ़्ट साइड का ब्रेन राइट साइड के मोटर मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है और राइट साइड का ब्रेन लेफ़्ट साइड के मोटर मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। तो यदि अगर आपको लेफ़्ट साइड का ट्यूमर आएगा और फ्रंटल पीछे और पैराइटल लोब में आएगा तो आपको राइट साइड का लकवा भी आ सकता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और अगर ये ट्यूमर थोड़ा और आगे होता है तो आपकी बोलने की शक्ति भी जा सकती है, लेकिन ये अलग कारणवश होता है क्योंकि हमारा स्पीच सेंटर वहाँ पे होता है। तो ये लक्षण भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ कुछ ब्रेन ट्यूमर्स में आ सकते हैं। मुझे लोग अक्सर पूछते हैं कि व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ ब्रेन ट्यूमर, यानी ब्रेन ट्यूमर क्यों होता है। तो कॉजेज़ में हमारे पास अभी की रिसर्च काफ़ी नहीं है और इस पे रिसर्च चल रही है, लेकिन कुछ ट्यूमर्स फैमिलियल या जेनेटिक होते हैं जो कि पिछली पीढ़ी से आगे आते हैं। देखा गया है जिन लोगों को न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस 2 या ट्यूबरस स्क्लेरोसिस जैसी बीमारियां होती है, उनमें अगली पीढ़ी में भी ब्रेन ट्यूमर्स आने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। लेकिन कुछ और चीज़ें भी हैं जिसकी वजह से ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, जैसे कि हिरोशिमा और नागासाकी जापान में एटॉमिक बॉम्ब गिरने के बाद पता चला था कि उनके आने वाली पीढ़ियों को रेडिएशन एक्सपोजर की वजह से ब्रेन ट्यूमर्स, मेनिंजियोमस खासकर काफ़ी ज़्यादा होने लगे। तो रेडिएशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज, यानी कि रेडिएशन की वजह से ट्यूमर्स हो सकते हैं। दूसरा, एप्स्टीन बायर वायरस की वजह से भी ब्रेन में ट्यूमर्स पाए गए हैं। कुछ लोगों को अदर कॉजेज़ में विनाइल क्लोराइड एक केमिकल होता है, उसके एक्सपोजर से भी ब्रेन ट्यूमर पाया गया है। लेकिन अभी भी हमारे पास पूरी साइंस नहीं है कि हम डायरेक्टली बता पाएँ कि इस वजह से ही ट्यूमर होते हैं, और इस पे अभी रिसर्च जारी है। डायग्नोसिस, ब्रेन ट्यूमर का डायग्नोसिस कैसे करेंगे। ब्रेन ट्यूमर का डायग्नोसिस
सबसे पहले आपके लक्षण अगर ब्रेन ट्यूमर के जो जैसे मैंने बताए हैं, अगर आपको लगता है आपको वैसे लक्षण आ रहे हैं, तो आपको एक मल्टी सेंट्रिक हॉस्पिटल जहाँ की सारे फैसिलिटीज़ अवेलेबल है डायग्नोसिस के लिए, वहाँ पे जाना चाहिए। हमारे लिए डायग्नोसिस के लिए सबसे ज़रूरी है कि पहले हम एक न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करें, ये पता करें कि पेशेंट को कितना प्रॉब्लम है और उसकी हिस्ट्री क्या है, जिससे हमारा आगे के लिए जो हम सीटी या एमआरआई लिखेंगे वो बहुत स्पेसिफिक और प्रिसाइज हो जाए। इसके साथ कभी कभी हमें अदर चीज़ें यानी कि CSF सैंपल या ब्लड सैंपल लेने पड़ते हैं, क्योंकि ब्लड सैंपलिंग में अगर हमें क्रिएटिनिन की मात्रा मिले तो हम कॉन्ट्रास्ट आसानी से दे सकते हैं। अगर पिट्यूटरी का ट्यूमर हो तो हमें हार्मोनल इवैल्यूएशन के लिए भी ब्लड सैंपल चाहिए रहते हैं। CSF सैंपल में भी कभी कभी हमें ट्यूमर के मार्कर्स वगैरह मिलते हैं, तो उससे हमें जांच पड़ताल में आसानी हो जाती है। लेकिन मेन तौर पे ट्यूमर्स के लिए जो हम लोग डायग्नोसिस करते हैं उसके लिए CT स्कैन और MRI स्कैन मेन स्टे रहता है डायग्नोसिस के लिए। CT स्कैन हम लोग ब्रेन के उन ट्यूमर्स के लिए करते हैं जहाँ पे ट्यूमर्स हड्डी से आ रहे हो और वहाँ पे हम देखना चाहते हैं कि हड्डी कितनी इन्वॉल्व है। और कभी कभी ऐसे पेशेंट भी होते हैं जिनको आप MRI स्कैन नहीं कर सकते क्योंकि उनको हार्ट में स्टेंट लगा है, यानी कि वो MRI में नहीं जा सकते, या फिर उनका कोई मेडिकल प्रॉब्लम है और वो MRI में 45 मिनट से 1 घंटा नहीं रह सकते, तो उनके लिए CT स्कैन विद कॉन्ट्रास्ट हम करते हैं। CT स्कैन विद कॉन्ट्रास्ट के साथ हम CT एंजियोग्राम भी कर सकते हैं, जिससे हमें ट्यूमर्स और उनका ब्लड वेसल्स का रिलेशन बहुत अच्छी तरह पता चलता है। ये ट्यूमर की प्लानिंग के लिए हमें काफ़ी नेसेसरी रहता है। MRI मेन डायग्नोसिस के लिए होता है ट्यूमर्स के लिए, ब्रेन ट्यूमर्स के लिए, और इसमें काफ़ी सारे सीक्वेंसेस रहते हैं। इसके साथ जब हम कॉन्ट्रास्ट देते हैं तो हमें ट्यूमर की मार्जिन वगैरह बहुत अच्छी तरह पता चल जाती है। इससे हमें ट्यूमर कितना ज़्यादा वैस्कुलर है और कितना एग्रेसिव है उसके बारे में इनडायरेक्टली पता चल जाता है। MRS यानी कि स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिससे हम लोग ट्यूमर का इनडायरेक्ट टिश्यू सैम्पलिंग कर सकते हैं, हमें पता चल जाता है कि ट्यूमर है या कुछ और। तो ये सब चीज़ें अगर हम लोग करें तो हम ट्यूमर को आसानी से डायग्नोज कर सकते हैं। इसके साथ हमें कुछ एडिशनल टेस्ट भी करने पड़ते हैं, जिससे हम प्रोग्नोसिस और इन्वॉल्वमेंट के बारे में पता चल सकता है। जैसे हमें आई के टेस्ट करने पड़ते हैं, जिससे हमें नज़र कितनी धुंधली हुई है ट्यूमर की वजह से और उसके रिकवरी के कितने चांसेस है वो पता चल सकता है। ऑडियोमेट्री यानी कि अगर सुनने की शक्ति कम हो गई है तो उससे कितना डैमेज हुआ है और कितना इम्प्रूवमेंट के चांसेस है वो पता चल सकते हैं। कुछ और लंग फंक्शन टेस्ट और सॉल्विंग टेस्ट, जिससे हमें पता चल सकता है कि उनको ट्यूमर ने इन नसों को कितना डिस्ट्रॉय किया है। और फाइनली अगर कुछ ट्यूमर बाहर से बॉडी में आए हैं, जैसे कि लंग से या फिर आप कह लीजिए ब्रेस्ट से आए हैं, तो उनको डायग्नोस करने के लिए हमें PET CT स्कैन की भी आवश्यकता पड़ती है, जो कि सब हमारे अस्पताल में अवेलेबल है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि आप जहाँ पे भी जाएं तो मल्टी सेंट्रिक मल्टी डिसिप्लिनरी हॉस्पिटल जाइए, ताकि आपका सारे इन्वेस्टिगेशन एक जगह पे हो पाए। ब्रेन ट्यूमर का ट्रीटमेंट यानी ट्रीटमेंट क्या रहता है? सो ट्रीटमेंट में सबसे ज़रूरी और सबसे पहले काउंसलिंग मेरे हिसाब से आती है। हमें MRI और CT के बेसिस पे इतना पता चल जाता है कि ट्यूमर कहाँ पे है, कैसे आ रहा है और उसने कितना डैमेज किया है, और आगे ऐसे ट्यूमर्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि 5 साल में कितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी, उसका एक लगभग अंदाज़ा पता चल जाता है। तो ट्रीटमेंट के बहुत रास्ते रहते हैं। सबसे पहले हम लोग मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें हमें ब्रेन की सूजन कम करने के लिए कुछ दवाइयाँ देनी पड़ती हैं और सीजर रोकने के लिए कुछ दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। ऑल्सो पेशेंट को सर्जरी के लिए फिट करने के लिए हमें दवाइयाँ और टेस्ट कराने पड़ते हैं, ताकि कार्डियक टीम या एनेस्थीसिया टीम देख ले। सर्जरी में एक शॉर्ट टर्म सर्जरी रहती है और एक लॉन्ग टर्म सर्जरी रहती है। अगर पानी का रास्ता रुका हुआ हो तो कभी कभी हम जाके पहले पानी के रास्ता को बाहर की तरफ निकाल देते हैं, जिससे हम एक्सटर्नल वेंट्रिकुलर ड्रेनेज कहते हैं, या कभी कभी हम शंट लगा देते हैं, जिससे आपका मस्तिष्क का एक्स्ट्रा पानी आपके एब्डोमेन यानी पेट में चले जाता है। तो ये सब सर्जरी इसलिए करनी पड़ती है ताकि हम बड़ी सर्जरी आराम से कर पाएँ। मेन सर्जरी का 2 पर्पस रहते हैं।
जिसमें एक बायोप्सी यानी जो हम ट्यूमर लेंगे उसका सैम्पलिंग, टिश्यू सैम्पलिंग पैथोलॉजिस्ट के पास भेज के डेफिनेटिव ग्रेडिंग हमें मिल जाती है कि कितना एग्रेसिव है और क्या लाइफ स्पैन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा, बायोप्सी के दौरान हम पूरा का पूरा ट्यूमर सेफली जितना हो सके उसे निकाल देते हैं। आज ब्रेन ट्यूमर सर्जरी पहले के मुताबिक काफ़ी सेफ हो गई है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप है, ताकि हम छोटी से छोटी वेसल, छोटे से छोटा एरिया ब्रेन का माइक्रोस्कोप में बहुत केयरफुली निकाल सकते हैं, और ताकि हम नॉर्मल ब्रेन को कम से कम डैमेज करें। साथ में हमारे पास एडिशनल मॉड्यूल्स हैं जिसकी सहायता से हम और एक्यूरेट हो सकते हैं, जिसमें नेविगेशन आता है। नेविगेशन जैसे हमारा जीपीएस सिस्टम कार में होता है, वैसे ब्रेन नेविगेशन करने के लिए हम एमआरआई इमेजेस को यूज़ करके ब्रेन में ट्यूमर्स की मार्जिन रियल टाइम में देख सकते हैं और पता कर सकते हैं कि ट्यूमर कहाँ कहाँ फैला है, और काफ़ी सेफली निकाल सकते हैं। एंडोस्कोपी, छोटे और सूक्ष्म होल से जाके हम ब्रेन के कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। एंडोस्कोपी हर ब्रेन ट्यूमर के लिए नहीं होता, लेकिन कुछ ब्रेन ट्यूमर जो कि डीप और सेंट्रल और पानी के रास्ते में होते हैं, तो उनको हम एंडोस्कोपी से निकाल सकते हैं। साथ में मिनिमल एक्सेस यानी कि छोटे चीरे से और नेविगेशन को यूज़ करके हम ऐसी सर्जरीज कर सकते हैं जिससे ब्रेन की रिकवरी काफ़ी जल्दी हो जाए और आपका डैमेज यानी कि बाहर आपका जो सर्जिकल स्कार है और बोन विंडो है वो छोटी से छोटी रहे। साथ में हमारे पास कुछ मॉनिटरिंग के उपलक्ष्य भी और साधन भी रहते हैं, जैसे कि MEP मॉनिटरिंग, मोटर इवोक पोटेंशियल, जिससे हम कंटिन्यूसली आपके मोटर सिस्टम का इवैल्यूएशन कर सकते हैं, और अगर उसमें चेंज आए तो हम सर्जरी रोक सकते हैं। अभी कुछ सालों से अवेक सर्जरी भी आने लगी है, जिसमें हम पेशेंट को पूरा नहीं सुलाते, पहले हल्का सा सिडेशन देके थोड़ी देर सुलाते हैं, और उनका स्कल यानी जो हमारा ये सर की हड्डी होती है उसको निकालने के बाद जब हम सर्जरी करते हैं ब्रेन पे, तो फिर हम पेशेंट को जगा देते हैं और हम सर्जरी कर सकते हैं। ये हम क्यों करते हैं? ताकि हम बिल्कुल रियल टाइम में हमें पता चले कि हमारी सर्जरी से पेशेंट के मोटर सिस्टम या बोलने पे, स्पीच पे कोई इफेक्ट तो नहीं आ रहा, और अगर आ रहा है तो हम उसी वक्त करेक्टिव मेजर्स लेके ब्रेन सर्जरी चेंज कर देते हैं या रोक देते हैं। ट्रीटमेंट में सर्जरी के बाद हमारे पास और मॉड्यूल्स भी रहते हैं, या कभी कभी हम सर्जरी के साथ भी मॉड्यूल्स रहते हैं, जिसे हम रेडियो सर्जरी कहते हैं। रेडियो सर्जरी में हम ब्रेन के बड़े से एरिया को छोटी फ्रैक्शनेटेड डोज में रेडिएशन देते हैं। ये एक्सरेज या प्रोटॉन बीम रेडिएशन रहती है, या फिर हम रेडियो सर्जरी कर सकते हैं। रेडियोथेरेपी में छोटी छोटी डोज आपको बहुत सारी सिटिंग्स में मिलती है। रेडियो सर्जरी में आपको सिंगल शॉट पे वेरी फोकस्ड बड़ी डोज साथ में मिलती है, जिससे ट्यूमर कभी कभी मेल्ट भी हो जाता है। ये हमारे मेटास्टेटिक सवालिस जो ट्यूमर्स होते हैं जो कि ब्रेन में बाहर से आते हैं, उनके लिए काफ़ी यूज़फुल रहती है। और इसके साथ हमारे पास कॉन्कॉमिटेंट रेडियो कीमोथेरेपी रहती है, जिसमें हम टिमोजोलोमाइड जैसी ड्रग देते हैं, जिससे आप 1 घंटा पहले खा लेते हैं और उसके बाद आपको रेडियोथेरेपी मिलती है। इससे ट्यूमर सेंसिटाइज हो जाता है और हमारी ट्रीटमेंट और भी अच्छी होती है। इसके साथ हमें कुछ और ट्रीटमेंट्स भी होती है, जैसे हार्मोनल ट्रीटमेंट्स, जैसे कि अगर आपको पिट्यूटरी एडिनोमा का ट्यूमर है तो उसमें आपको बाद में भी हार्मोनल ट्रीटमेंट लेनी पड़ सकती है। तो ये सब चलता है। ब्रेन ट्यूमर्स के पेशेंट्स को वीकनेस और ये स्पीच डिस्टर्बेंसेस आ सकती है, तो इनके लिए कुछ और ट्रीटमेंट्स होती है, जैसे रिहैबिलिटेशन, वो भी बहुत ज़रूरी होती है, जिसमें फिजियोथेरेपी, स्वॉलोइंग और स्पीच एक्सरसाइजेस, तो ये सब भी आता है। तो जैसे कि आपने देखा, ब्रेन ट्यूमर की काफ़ी सारी ट्रीटमेंट ऑप्शंस है। अभी ब्रेन ट्यूमर सर्जरी काफ़ी सेफ हो गई है, तो हमें जल्दी से जल्दी लक्षण पता करने हैं और हॉस्पिटल सही टाइम पे पहुंचना है, ताकि आपका ब्रेन ट्यूमर सही टाइम पे अच्छी तरीके से निकल पाए, और हम यही उम्मीद करेंगे कि वो सेफ़ रहे और आपका ग्रेड अच्छा रहे, ताकि आप जल्दी से जल्दी ठीक होकर घर वापस जा सकें। धन्यवाद। जय हिंद।